सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एमए फाइनल के पाठ्यक्रम का एक टॉपिक ललित कलाएं एवं संगीत, प्लेस ऑफ म्यूजिक इन फाइन आर्ट्स। ललित कलाओं का संगीत से व संगीत का ललित कलाओं से क्या संबंध है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। आइए, ललित कलाएं एवं संगीत मानव भावनाओं की सुंदरतम अभिव्यक्ति का साकार रूप ही कला है। जब मानव अपने किसी गुण की अभिव्यक्ति सुंदर व आकर्षक ढंग से करता है तो उसके उस गुण की अभिव्यक्ति कला का रूप ले लेती है। उस सौंदर्यमयी कला की सबसे सौंदर्यमयी विद्या ही ललित कला है। आदिकाल से मानव आनंद की खोज करता आया है और प्रकृति के सौंदर्य से प्रभावित रहा है। विकास के साथ साथ मानव की कल्पना सृष्टि से तादात्म्य स्थापित करती रही और प्रकृति को सुंदर रूप देने की चेष्टा करने लगी। उसकी इस चेष्टा को अधिकाधिक दिव्य व सौंदर्यमयी बनाने के लिए ललित कलाओं का जन्म हुआ। ये कलाएं निम्न रूपों में प्रस्फुटित हुई। भवन निर्माण के रूप में वास्तुकला, भावों को मूर्ति के रूप में प्रतिपन्न करने पर मूर्तिकला, प्रकृति के दृश्यों को चित्रफलक पर उतारने पर चित्रकला, शब्द तथा भाषा के माध्यम से भाव व्यक्त करने पर काव्य कला, सप्त स्वरों के माध्यम से भाव व्यक्त करने पर संगीत कला। भारत में प्राचीन समय में ललित कला नाम से कला का विभाजन नहीं था। 64 कलाओं को चारु तथा कारु नामक प्रकारों में रखा गया था। चौक पूर्णा, मेहंदी लगाना आदि चारु कलाएं थी तो सिलाई, काश्तकारी आदि कारु अथवा उपयोगी कलाएं थी। ताश, चौपड़, शतरंज आदि धूत क्रियाओं को भी कला में स्थान प्राप्त था। हीगल ने सर्वप्रथम ललित कला तथा उपयोगी कला नामक विभाजन किया। ललित कलाओं का विस्तृत वर्णन करते हुए हीगल के 3 वर्ग बताए हैं। ये वर्ग निम्न हैं। प्रतीकवाद, इसके अंतर्गत हीगल ने वास्तुकला को रखा। दूर से ही दृष्टि पड़ने पर मंदिर, मस्जिद अथवा गिरजाघर का भान होता है, जिसका आधार है प्रतीक। इसमें भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती। इसमें स्थूल वस्तुओं को सुडौल आकृतियां दी जाती हैं। द्वितीय, शास्त्रीय कला। मूर्ति कला को हीगल ने शास्त्रीय कला के अंतर्गत रखा है। स्थूल वस्तु को चेतन मन की इच्छा के अनुसार उन्हें भिन्न आकृतियों, मानव, पशु, देवता अथवा अन्य वस्तुओं की आकृति में ढाला जाता है। इसमें वास्तुकला से अधिक भावाव्यक्ति की क्षमता है, तथापि इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। रोमानी, किसी वस्तु या शारीरिक आकृति में पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती है, अतः फलस्वरूप रोमानी कला की सृष्टि हुई। इसका आधार स्थूल पदार्थ न होकर भाव होते हैं। चित्रकला, संगीत कला व काव्य कला ऐसी ही कलाएं हैं। भौतिक साधनों की आवश्यकताओं के आधार पर इन ललित कलाओं को जो क्रम हीगल ने दिया वह क्रम निम्न से उच्च कोटि की ओर है। इस क्रम के अनुसार वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला तथा काव्य कला का अपना ही स्थान है। हमारा विषय चूँकि संगीत है, अतः हम इन ललित कलाओं में संगीत का क्या स्थान है इसका विश्लेषण करेंगे। ललित कलाओं में संगीत का स्थान, यह बात सर्वविदित है कि संगीत सभी कलाओं में प्राचीन है। जब मनुष्य ने भाषा नहीं सीखी थी तब भी किसी न किसी रूप में संगीत था। आदि मानव भी अपने उद्गार, खुशी आदि गुनगुना कर ही व्यक्त करता था। जिस प्रकार चिड़ियों को चहचहाना कोई नहीं सिखाता, पक्षी को उड़ाना, शिशु को रोना हंसना स्वतः ही आता है, उसी प्रकार मनुष्य को गुनगुनाना, गाना, नाचना स्वतः आता है। यह बात अलग है कि उसका रूप परिष्कृत ना हो। अन्य कलाओं का जन्म बाद में हुआ, ऐसी कल्पना की जा सकती है। भौतिक सामग्री तथा उपकरण, उपयोगिता, प्रभाव क्षेत्र आदि के आधार पर हम इन कलाओं का स्थान तथा इनमें संगीत के स्थान को निश्चित कर सकते हैं। स्थान निर्णय के लिए निम्न तर्क आधार रूप में दिए जा सकते हैं। भौतिक साधन तथा उपकरणों की आवश्यकता, इस आधार पर देखने से कलाओं को कम से कम में रखने में बहुत मदद मिलती है। वास्तुकला में ईंट, पत्थर, चूना, मिट्टी, लकड़ी आदि अनेक वस्तुओं का तथा
छैनी, हथौड़ा, खुरपी आदि उपकरणों की आवश्यकता होती है। मूर्तिकला में साधन केवल पत्थर है तथा चूना प्लास्टर और उपकरणों में छैनी, हथौड़ी। चित्रकला में कागज अथवा कैनवास के साथ तूलिका व रंगों की आवश्यकता होती है। काव्य व संगीत के लिए केवल नाद व शब्द की इस आधार पर वास्तु, मूर्ति, चित्र में स्थूल साधनों की आवश्यकता क्रमशः अधिक से कम की ओर है। काव्य में, संगीत में इनकी कोई आवश्यकता नहीं, अतः ये तीनों से श्रेष्ठ है। काव्य में भाषा के साथ नाद भी रहता है, जबकि संगीत में केवल नाद ही प्रधान है, अतः संगीत का स्थान श्रेष्ठ है। चल अचल के आधार पर कला की श्रेष्ठता का एक मापदंड है, उसका अधिकाधिक लोगों पर प्रभाव हो। स्थापत्य कला ऐसी ही कला है जो पूर्ण रूप से स्थिर है, अचल है। भवन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता, अतः स्वाभाविक है कि उसे हर व्यक्ति देखे या आनंदित हो, यह संभव नहीं। विश्व में अनेक लोगों ने, यहाँ तक कि भारत के ही अनेक लोगों ने ताजमहल नहीं देखा, अतः वह उसके सौंदर्य दर्शन से वंचित है। मूर्तिकला में यदि मूर्ति छोटी हो तभी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव है, फिर भी उसमें खंडित होने का भय रहता है। कुछ मूर्तियाँ अपनी विशालता के कारण ही अनुपम हैं, इन्हें भी स्थिर व अचल रखा जाता है। बाहुबली तथा अजंता की अनेक मूर्तियाँ इसका उदाहरण हैं। इन दोनों कलाओं का प्रभाव सर्वस्थानिक नहीं हो सकता। देलवाड़ा का मंदिर, रामेश्वरम, नाथ द्वारा आदि के मंदिर ऐसे ही उत्कृष्ट नमूने हैं जिनको देखना सभी भारतीय लोगों के लिए संभव नहीं है, तो विश्व के लोगों की क्या बात की जाए। चित्रकला पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होता है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है, परंतु उसका अवलोकन भी बहुत कम लोग ही करने जाते हैं तथा कर पाते हैं। काव्य तथा संगीत ऐसी कलाएं हैं जो चल है तथा किसी भी स्थान अथवा समय पर पेश की जा सकती है। रेडियो, टेप, टीवी के माध्यम से इनका आनंद सभी लोग तथा घर बैठे उठा सकते हैं, और अधिक सूक्ष्म विश्लेषण से ज्ञात होता है कि संगीत का प्रभाव अधिक सरल व व्यापक रूप से पड़ता है, क्योंकि इसमें भाषा ज्ञान, शिक्षा ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, अतः संगीत श्रेष्ठ है। नवीनीकरण, चूँकि समय परिवर्तनशील है और भिन्न व्यक्तियों की रुचियाँ व कल्पनाएं भिन्न होती हैं, कौन सी कला समय व परिस्थिति के अनुसार बदलने की क्षमता कितनी रखती है, यह भी विचारणीय है। स्थापत्य अथवा वास्तुकला में एक बार जो भवन अर्थात मंदिर, राजभवन, स्मृति भवन आदि एक बार बनाया जाता है, उसे बार बार तोड़कर बनवाना संभव नहीं है। मूर्तिकला में यदि मूर्तिकार को कोई नवीन कल्पना उपजे तो वह बनी हुई मूर्ति में उसे उतार नहीं सकता, वरन उसे दोबारा नई मूर्ति बनानी पड़ेगी। यही बात चित्रकला पर भी लागू होती है, इन्हें दोबारा बनाने में अर्थ व्यय करना पड़ता है। काव्य व संगीत में एक ही विषय पर समय समय के कवियों ने अपनी कल्पना व शैली के द्वारा उसे नवीन रूप दिया है। संगीत में एक ही राग को अनेक गायक वादक गाते बजाते हैं, सभी कल्पना द्वारा उसे नवीनता प्रदान करते हैं। क्या हर मूर्तिकार बाहुबली मूर्ति में अपनी कल्पना को उतार सकता है अथवा वास्तुकार ताजमहल में अपनी कल्पना से उसे नवीनता दे सकता है? नहीं दे सकता। अतः संगीत व काव्य दोनों ही इस दृष्टि से बिना किसी बाधा के नवीन रूप धारण करते हैं। प्रभाव की दृष्टि के आधार पर देखें तो वास्तुकला, मूर्तिकला व चित्रकला का प्रभाव केवल मनुष्य तक सीमित है। पशु पक्षी व जड़ वस्तुओं पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता। एक गाय या घोड़े के लिए अस्तबल के रूप में स्थान का महत्व है, वही महत्व लाल किले या ताजमहल का है। वे उस स्थान पर भी मलमूत्र त्याग देंगे, क्योंकि उन पर इन कृतियों की सुंदरता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काव्य का प्रभाव भी केवल मनुष्य तक सीमित है, लेकिन उसके लिए शिक्षित होना तथा भाषा ज्ञान होना जरूरी है। इस दृष्टि से काव्य का स्थान उक्त तीनों कलाओं के नीचे का है। गुप्त जी की अथवा प्रसाद जी की कविताएं अशिक्षित व्यक्ति अथवा हिंदी भाषा के ज्ञान से रहित किसी विदेश को सुनाए तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, जबकि वे किसी भवन, मूर्ति अथवा चित्र को देखकर उसे सहार सकते हैं। संगीत का प्रभाव संपूर्ण मानव जाति, पशु पक्षी व प्रकृति पर पड़ता है, अर्थात जड़ चेतन सभी संगीत द्वारा प्रभावित होते हैं। भावाभिव्यक्ति की शक्ति, सभी कलाएं मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है।
अतः जो कला अधिक से अधिक भावों की अभिव्यक्ति करने में सक्षम है वही कला श्रेष्ठ है। वास्तुकला में सबसे कम भावों की अभिव्यक्ति संभव है। निश्चित नक्शे व योजना के अनुसार निर्माण कार्य किया जाता है, अतः स्थूल रूप ग्रहण करता है। सूक्ष्म भावों को उसमें दिखाया नहीं जा सकता। इससे कुछ अधिक स्वतंत्रता मूर्तिकार को होती है, वह अपने कुछ भाव उसमें दर्शा सकता है, परंतु स्थूल होने के कारण सूक्ष्म भाव दर्शाना उसमें भी संभव नहीं है। मूर्तिकारों ने अनेक नित्य मुद्राओं वाद्यों को मूर्तिकला में स्थान देकर अमर किया है, पर भावाभिव्यक्ति में वह पूर्ण सक्षम नहीं है। चित्रकलाओं में रेखाओं व रंगों के माध्यम से इन दोनों की अपेक्षा अधिक भावों की अभिव्यक्ति हो सकती है। चित्रकला ने संगीत को अनेक राग चित्रों के माध्यम से साकार रूप दिया है, तथापि स्थान काल सामग्री की सीमाएं उसमें है। एक चित्र में प्राय एक ही भाव की प्रधानता होती है, जबकि काव्य व संगीत में एक ही समय में भिन्न भाव दर्शाए जा सकते हैं। जैसे नृत्य में कृष्ण की गोपियों से छेड़छाड़, माता से शिकायत करने पर यशोदा का क्रोध करना, कृष्णा का डरना, रूठना, माता का स्नेह, ममता, सभी सूक्ष्म भाव दिखाए जाते हैं। इसी प्रकार काव्य में भी संभव है। इस प्रकार काव्य व संगीत दोनों ही भावाभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम हैं। अतः श्रेष्ठता का मुकाबला काव्य तथा संगीत इन दो कलाओं में ही मूल रूप से है। मुझे ऐसा लगता है आप ललित कलाओं व संगीत के सामंजस्य को समझ चुके हैं। धन्यवाद।